बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चैनल पर मौजूद तमाम तर सवालात के जवाबात को काफ़ी हद तक तहक़ीक़ करने के बाद आप लोगों के सामने लाया जाता है। ताहम फिर भी सवाल को समझने या हल करने में किसी किस्म की गलती हो जाती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ये कि कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक किया करें। जिस सवाल में गलती हुई है उसके जवाब को दुरुस्तगी के बाद पिन के तौर पर कमेंट सेक्शन के सबसे ऊपर वाज़ेह कर दिया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों। आज हम हल करेंगे मॉर्निंग का जो पेपर हुआ है डिप्टी अकाउंटेंट का 22/12/2019 को, उसका पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हल कर चुके हैं। दोस्तों इन पेपर्स को हल करने का मकसद है ये इक्वली हेल्पफुल हैं तमाम पीपीएससी के, एफपीएससी के, एनटीएस के पेपर्स के लिए। तो इन वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आपकी जो तैयारी है वो बाकी जो दीगर पेपर्स हैं आने वाले उनके लिए भी अच्छी हो सके। तो इसलिए इस पेपर्स को ज़रा डिटेल में हल किया गया ताकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको पता हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ 2 years ओल्डर दैन बी। अगर ए जो है वो 2 साल बड़ा है बी से एंड बी इज़ ट्वाइस एज सी, और बी जो है 2 गुना है सी से, तो इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी इज़ 27, तो इनकी जो उम्रों का मजमूआ है ए बी और सी का वो हो 27, देन हाउ ओल्ड इज़ बी। तो बी कितना बड़ा है, बी की उम्र मालूम करें। उम्र जो दी हुई है 9 साल, 10 साल, 11 साल या 12 साल। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है, ये 3 कैरेक्टर हैं ए बी और सी। तो पहली जो बात उसने की है वो है 2 साल बड़ा है बी से। कौन? ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, और बी जो है उसकी जो उम्र है वो दुगनी है सी से। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन आगे बना लेते हैं। वो कैसे बनेगी कि सबसे पहले हम देखते हैं ए बी और सी जो है उसकी जो उम्र है वो कितनी है, 27। ये जो ऊपर सम ऑफ द एजेस बताया गया, सम ऑफ द एजेस ए बी एंड सी इज़ 27। तो ए बी और सी तीनों की उम्र का जो मजमूआ है वो आ गया 27। और हमें बता दिया गया है कि जो ए है वो 2 साल बड़ा है बी से। तो बी को ए के बराबर करने के लिए हमने जो 2 साल जो ए के हैं वो बी की उम्र में डाल दिए। तो जब बी और ए बराबर हो गए, इसके बाद बताया गया कि बी जो है वो 2 गुना है सी से। 2 कम गुना है, 2 साल बड़ा नहीं, 2 गुना। तो बी इज़ ट्वाइस एज सी। तो ट्वाइस के लिए हम 2 को सी से ज़रब देंगे। अब ये हमारे पास बन जाएंगी 3 इक्वेशंस। अब इनको हम हल कर लेते हैं। बी की उम्र हमने निकालनी है। सबसे पहले इसमें से हम सी, तीनों में से सी को जो है वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे बी की एज। वो हम कैसे निकालते हैं देखें। ए जो है उसकी इक्वेशन दी हुई है ये वाली। अब बी की एज को, इसमें बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 2c है। तो 2c की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ए की जो वैल्यू है वो बन जाएगी ए इज इक्वल टू 2 + 2c। तो फर्स्ट में जो हमने इक्वेशन बनाई थी उनकी एवरेज उम्र वो हमें पता है, ए बी प्लस सी की 27 है। अब ए की जो एज है वो आ जाएगी 2 + 2c, वो ये वाली एज आ गई ए की। और जो बी है वो हमें पता है 2c है, वो ये वाली एज है। और सी को हमने सी रहने देना है, ये आ जाएगा इक्वल 27। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको 2c + 2c + c आ जाएगा ये 5c। 27 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 25। अब दोनों साइडों को 5 से डिवाइड कर देंगे तो c आ जाएगा 5 के बराबर। तो c की जो उम्र इनमें वो है 5 साल। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, वो पूछा गया बी की उम्र के बारे में। तो बी की उम्र के लिए हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद थी बी की। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी इज इक्वल टू 2c है, तो सी की वैल्यू पुट करेंगे 5। तो जो बी की जो एज निकल आएगी वो निकल आएगी 10 ईयर्स। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है 10 ईयर्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट किया करें। कमेंट करने से मुझे इनकरेज मिलता है और आपकी जो राय है वो मेरे लिए बड़ी कीमती है। जैसे जैसे आप राय देते रहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके जितने भी आने वाले पेपर्स हैं उनकी तैयारी बेहतर हो सके। और दोस्तों इम्तिहान में 100% कामयाबी के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये बड़ी मेहनत से वीडियोज़ बनाई जाती हैं ताकि आपकी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। मेरा मकसद है आपको कामयाब करवाना और इंशाल्लाह कामयाब आप होंगे अगर आप एंड तक इन वीडियोस को देखते रहें। हु प्रेजेंटेड द पुअर मैन बजट ऑफ यूनाइटेड इंडिया इन टर्म गवर्नमेंट। तो जो अबूरी हुकूमत बनी थी आज़ादी से पहले
उसका जो पुअर मैन बजट था वो किसने पेश किया? गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर या सरदार पटेल ने? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है लियाकत अली खान ने ये पुअर मैन बजट दिया था। बरतानवी हिंदुस्तान के पहले और आखिरी वजीर खजाना लियाकत अली खान, जिन्होंने 1947 में बजट पेश किया, उसके बारे में हम जरा जानते हैं। लियाकत अली खान ने 28 फरवरी 1947 को अंग्रेजी दौर की अबूरी हुकूमत के वजीर खजाना की हैसियत से मरकजी असम्बली में जो इनकलाबी बजट पेश किया था वो गरीब आदमी के बजट के नाम से मशहूर है। बजट की तजावीज़ का रुख अमीरों से वसाइल लेकर गरीबों की तरफ मुनतिफ करना था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इनकी मुखालफत की थी। इसकी वजह यह है कि हिंदू सरमायाकारों के पैसों से ही बहुत हद तक कांग्रेस का वजूद था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो अमीरों के जो वसाइल हैं वो लेकर गरीबों को दिए जाएं। सवाल नंबर 3 है, जुल्फकार अली भुट्टो वाज ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक, इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, इन द लाइन ऑफ फायर, इफ आई एम असैसिनेटेड, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इफ़ आई एम असैसिनेटेड जो है ना वो किताब लिखी थी। जुल्फकार अली भुट्टो की जो मशहूर बुक्स हैं उनमें से इफ़ आई एम असैसिनेटेड, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, The Great Tragedy, Address to the Nation, December 20, 1975, Let the People Judge। इसके अलावा The Third World News Directions, Pakistan and the Alliances, Request for Peace, Selections for Speeches and Writing, Awakening the People, Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto Interview to Editor, Egyptian Gazette and Egyptian Mail Lahore, Third World, माई एक्सिक्यूशन। के अलावा जो एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान जो बुक लिखी थी वो लिखी थी चौधरी मोहम्मद अली ने 1967 में, और इन दी लाइन ऑफ फायर जो है वो 2006 में परवेज़ मुशर्रफ ने बुक लिखी थी। तो दोस्तों ये मालूमात इतनी ज़्यादा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी और हवाले से क्वेश्चन आ जाता है, किसी और बुक का जिक्र आ जाता है तो आपको ये पता हो सकता है नेक्स्ट बुक जो है वो ये पूछ लें इन दी लाइन ऑफ फायर किसने लिखी, या एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी, या चौधरी मोहम्मद अली की कौन सी बुक है, या दीगर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुक्स हैं उनमें से कोई बुक पूछ लेते हैं। तो इस वजह से तमाम तर जो हैं वो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं ताकि आपके जहन में हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट, किसने ये डिज़ाइन की थी? तो इसका जो ताल्लुक़ था वो पाकिस्तानी था, तुर्किश था, इजिप्टियन था या ये मोरक्शन था? तो इसका जो ताल्लुक़ था वो था तुर्की से। दोस्तों इस हवाले से इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है पाकिस्तान की जो मशहूर मसाजिद हैं उनके बारे में, ये कब कहाँ और किसने तामीर करवाई। तो तमाम तर डिटेल मौजूद है पाकिस्तान की जो मशहूर मसाजिद हैं जो बार बार पेपरों में ज़िक्र आता है इनका। तो इसका जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर वीडियो में मैंने दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि अगर नेक्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसका भी इल्म हो। तो इस वीडियो में बताया गया है कि जितनी भी मशहूर मसाजिद हैं जो बार बार पेपरों में आती हैं वो किसने तामीर करवाई, कहाँ तामीर करवाई और कब तामीर करवाई। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए निहायत ही हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंगोकर इज़ द एंशियंट सिटी ऑफ। तो जो अंगोकर है वो कदीमी जो शहर था वो किसका था? कंबोडिया, कोंगो या जिम्बाब्वे? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है कंबोडिया। ये खीमर या अंगोकर ये जनूब मशरकी एशिया में हिंदू बुद्ध सल्तनत थी जो 802 से 1463 तक यहाँ पे ये सल्तनत कायम रही। इसका जो दारुल हुकूमत था वो ये खीमर इसका दारुल हुकूमत था। चिलम जोशी इज़ द फेस्टिवल ऑफ। चिलम जोशी जो है ये किसका फेस्टिवल है? ये कहाँ मनाया जाता है? दीर में, कैलाश में, स्कर्दू में या हुंजा में? तो ये कैलाश के लोग जो है ना चिलम जोशी को मनाते हैं। तो ये चिलम जोशी जो है ये हर साल मई में चिलम जोशी फेस्टिवल सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में रहने वाले कैलाश के लोग ये मेला मनाते हैं। इस त्यौहार की ख़ास बात यह है कि जो लड़के लड़कियां आपस में पसंदीदगी रखते हैं वो लड़के चिलम जोशी के वक्त उन लड़कियों को भगाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर दोनों तरफ से वालिदैन लड़की की रजामंदी मालूम करते हैं कि लड़का ज़बरदस्ती तो नहीं भगा कर लाया। लड़की की रजामंदी मालूम करने के बाद शादी का जश्न मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द रोमन न्यूमरल सी स्टैंड फॉर। इसमें जो नंबर है न्यूमरल सी वो उसका किसके बराबर है? 10 के, 100 के, 1000 के या 10,000 के? तो जो बी इसमें ऑप्शन है वो है दुरुस्त। सी जो है वो 100 के बराबर है। तो दोस्तों इसके अलावा जो दीगर रोमन नंबर है उनको भी हम देख लेते हैं, हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में आ सकता है। तो आई जो है वो 1 के बराबर है, वी जो है वो 5 के, एक्स जो है वो 10 के, और एल जो है वो 50 के, सी 100, डी 500 और एम जो है वो 1000 के है। इसको मजीद हम देख लेते हैं कि ये रोमन नंबर किस तरह से काम करते हैं। रोमन नंबर को अगर हम डबल आई की शुरू में लिखेंगे ये 2 होगा तो 3 और फिर 4। आई वी जो है, अब वी जो है अगर उसके
राइट साइड पर हो आई तो ये जमा की अलामत होगी, और v से पहले i हो गया तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि v की जो वैल्यू है वो है 5, ये वाला जो i है। इसके अलावा v जो है वो जब देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर v 1 किया तो ये 6 के बराबर है, और ये v से पहले i है तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले और v से पहले जो अलामत होगी वो माइनस की होगी, और v के बाद जो होगी वो होगी प्लस की। इसी तरह से बाकी जितने भी हैं वो भी इसी तरह से ही चलेंगे। तो ये जहाँ जैसे ये दिखाया हुआ है x जो है वो क्योंकि 10 के बराबर है तो ix जो होगा वो 9 के बराबर होगा। इसी तरह i होगा 11 के बराबर होगा, 12 के। xl जो है वो 40 को ज़ाहिर करता है, क्योंकि l की जो वैल्यू है वो है 50, x की वैल्यू कितनी है 10। xl में से अगर ये x के बाद होता तो ये 60 होता, क्योंकि ये xl से पहले है तो ये 40 है। ये सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि ताकि अगर नेक्स्ट पेपर में आ जाता है तो आपको कंसेप्ट पता हो इसका कि ये किस तरह से ये वैल्यू बन रही है, ताकि गलती ना हो। तो XL IX जो है ना वो 49 होगा, क्योंकि ये XL जो है वो बन जाएगा 40, और इस तरह से जो IX है वो बन जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 49। इसी तरह से LI है 51 है, फिर LX है, ये ऊपर जो एग्जांपल दी हुई थी कि अगर ये X पहले L से तो 40 होगा, और X के बाद है तो ये 60 हो जाएगा। तो बहरहाल इसी तरह ये तमाम बताई गई हैं। और ये CC है, C1 है 101 होगा, CC होगा तो 200, CC 300, और CD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400। तो D की वैल्यू 500 है, तो C जो है वो कितना है वो 100 है, तो ये जो आ जाएगा 400। तो बहरहाल ये फिर आगे D है। ये जो मैक्सिमम इनकी जो वैल्यू जाती हैं, जो लार्जेस्ट नंबर है इसमें वो जा सकता है 3999 तक का। तो पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि जो रोमन जो नंबर है वो मैक्सिमम उसमें कितने नंबर आते हैं। वो 3999 जो MM CM और XCS और IS बनेगा, मतलब कि जो MM बनेगा वो बनेगा ये 1000, क्योंकि 3 बार है जो ये यहाँ पे जाएगा 3000। CM आपको पता है M 1000 है और C कितना है 9, तो ये माइनस होगा तो ये 900 ये आ जाएगा। तो इस तरह से X और IX है। तो बहरहाल इसके बाद अगर फिर ये क्या होता है कि 3999 के बाद ये जो ऊपर ये जो ओवरलाइन लगाई गई है ये 1000 के इंचे को ज़ाहिर करती है कि ये जितनी भी वैल्यू होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। L क्योंकि ये 50 के बराबर है ये, और ये जो ऊपर ओवरलाइन है ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। इसी तरह अगर V होगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहरहाल इसको सब बताने का मकसद ये तमाम क्वेश्चन जो है ना वो पेपर रेलिवेंट ही हैं, कि ये भी पूछ सकते हैं, ये M की वैल्यू पूछ सकते हैं, D की पूछ सकते हैं, और लार्जर वैल्यू को ज़ाहिर करने के लिए ओवरलाइन जो है ये पूछ सकते हैं। तो ये तमाम रोमन नंबर्स को जो है ना आपको बता दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 15, 20 एंड 25। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो रियाजी में कहते हैं जो अजाफिया कल को। तो 5, 15, 20 और 25 का अजाफिया कल मालूम करना है, जो वैल्यू दी हुई है 100, 200, 300 या 400। तो दुरुस्त जवाब है इसमें 300। वो किस तरह से, उसको ज़रा हम हल कर लेते हैं। तो ये एक टेबल बनाया गया ताकि आपको समझ आ जाए कि जो ये फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देंगे इसको प्राइमर नंबर को। प्राइम नंबर होता है जो अपने ऊपर ही डिवाइड हो, किसी दीगर नंबर पर डिवाइड ना हो सके। तो 15, 10, 25। उसके बाद प्राइम नंबर आता है 3। तो 2 को जब 15 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड नहीं होता तो उसको 15 को एज इट इज लिख देंगे। तो 20 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10, और 25 को डिवाइड में उसको पूरे का पूरा एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम 3 को देख लेते हैं। 3 15 पे डिवाइड होता है 5 लिख देंगे। 3 10 पे डिवाइड नहीं होता तो इसको हम वैसे लिख देंगे 10 को। तो 25 पे भी डिवाइड नहीं होता तो 25 को भी हम वैसे लिख देंगे। तो उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 5, क्योंकि 4 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है तो इसलिए यहाँ पे 4 का जिक्र नहीं आया। तो ये 5 जो है वो प्राइम नंबर है। 5 जो है ना वो पूरा पूरा 5 पे तकसीम होता है, तो 5 दूनी 10 और 5 5 बचे 25। तो ये जो वैल्यू निकल आएगी वो निकल आएगी 5 के बराबर। तो अब जब यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू बचेगी वो भी प्राइम नंबर ही बचना चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको मज़ीद हल करते जाएंगे। इसको आसान तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक पता नहीं होता कि ये किस तरह से ये एलसीएम निकल रहा है। तो प्राइम नंबर एक तो ये शुरू में लिख देंगे, और एंड जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी एंड में प्राइम नंबर ही हो, ताकि वो नेक्स्ट किसी पे डिवाइड ना हो सके। अब इसको हल कैसे करना है,
तो इसको हल जो है वो ये है कि या तो आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड से इन तमाम को मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे दिखाया गया 2 × 3, तो ये आ जाएगा 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 को फिर जो ये 30 आ जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो 30 ही आएगा। तो फिर उसके बाद 30 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 60 आ जाएगा। फिर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वो आएगा 300। तो 300 इसका राइट आंसर है। तो कोई भी आपने एलसीएम निकालना है उसका तरीका का तो ये अगर आप ज़रा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रा जल्दी समझ आ जाएगी। लेकिन तफसील से बताने का मकसद है कि ये बेसिक हुआ क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इस वजह से ये ज़रा तफसील से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प या फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑफ। काइंड ऑफ जो है ना ये इसमें आएगा प्रपोजिशन। विच उमैया रूलर वाज कॉल्ड एज उम्र सानी, तो उम्र सानी जो है ना वो किस उमैया जो खिलाफत थी उसमें उम्र सानी किसको कहते हैं। इसमें जो दिए हुए ऑप्शन अमीर मुआविया, मरवान, अब्दुल मालिक या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो ये 9 जो हैं वो उमैया उमैया खिलाफत के जो थे खलीफा, उनमें पहले मुआविया बिन अबू सुफियान थे जिन्होंने 661 से 680 तक का टाइम गुजारा। उसके बाद यजीद बिन मुआविया थे जो 680 से 683 तक हुक्मरान रहे। उसके बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान थे जो 685 से 705 तक रहे। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इसी तरह 717 से 720 तक ये छठे थे। और आखिरी जो थे वो मरवान सानी है। अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं आखिरी जो है उमैयद रूलर कौन सा था, वो है मरवान सानी जो 744 से 750 तक रहा। एंटेनम ऑफ सुडोनियम इसका जो सुडोनियम का मतलब होता है तखल्लुस। वो तखल्लुस किसको कहते हैं, वो कलमी मुख्तसर नाम जो शायर या अदीब अपने असल नाम की बजाय रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस हाली या मिर्ज़ा असदुल्ला खां का जो तखल्लुस था वो था गालिब। अक्सर पेपर में तखल्लुस के बारे में पूछ लेते हैं तखल्लुस क्या है। तो ये ब्रिटिश जिसकी प्रोनाउंसिएशन है सुडोनियम की वो है स्योडोनियम। ज़रा इसको इस वजह से बता दिया गया ताकि ये पी जो है इसमें साइलेंट है, तो ये ज़रा गलती ना करें। ये सोडोनियम इसको हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है तखल्लुस। तो बहरहाल इसमें जो ऑप्शन दिया हमें इसका मतलब है रियल नाम, फेमस नेम, अज्यूम नेम। तो दुरुस्त ऑप्शन है रियल नेम। सोडोनियम का जो मुतज़ाद है वो है रियल नेम। क्वेश्चन नंबर 12 है अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹40 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। In order to earn a profit of 20% he should have sold it for। एक किताब बेचने वाला है, उसने एक किताब जो है वो 40 रुपये की बेची, जिस पर उसे जो मुनाफा हुआ वो हुआ 15%। अगर इस मुनाफे को इसने 20% के हिसाब से कमाना हो तो इसको ये बुक कितने की बेचनी पड़ेगी। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए 41, 43, 42 या 40/60, तो 41/74 इसका दुरुस्त ऑप्शन है। उसकी क्या वजह है इसको हम हल करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो इसका जो प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला है वो होगा मुनाफे को हम कैसे निकालेंगे, कीमत फ़रोख्त में से माइनस कर देंगे कीमत ख़रीद। तो कोई भी चीज़ है, कोई बुक है, कोई भी चीज़ है, जब हम मुनाफा निकालेंगे तो जितने की हमने बेची है उसमें से जितने की ख़रीदी थी वो माइनस कर देंगे, मुनाफा निकल आएगा। तो इसी तरह जो नुकसान है उसको हम कैसे निकालेंगे, वो तो कीमत ख़रीद में से कीमत फ़रोख्त माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस निकल आएगा। तो यहीं पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, वो सोल्ड अ बुक फॉर ₹40। तो जो बुक बेची गई है वो कितने की बेची गई है, कीमत फ़रोख्त जो हमारे पास दी हुई है वो कितने की है 40 की। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो है x, लेकिन हमें इतना पता है कि कॉस्ट प्राइस पर जो मुनाफा हुआ था वो कितना हुआ 15% है। ठीक है, तो जो मुनाफा जो है वो कीमत फ़रोख्त पर नहीं निकलता। मुनाफा या नुकसान जो है वो आपको निकलेगा कीमत ख़रीद पर ही। कीमत ख़रीद हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 15% जो है ना वो मुनाफा हुआ है किस पे, कीमत ख़रीद पर। तो 15% ऑफ x आ जाएगा प्रॉफिट। अब हम तीनों इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कीमत फ़रोख्त और कीमत ख़रीद में से। तो प्रॉफिट कितना है, वो है 15% ऑफ x। उसको हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू प्रॉफिट की। और 40 क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमने फ़र्ज़ की हुई x है, वो x आ जाएगी।
अब इस इक्वेशन को करते हैं हल। तो 15% ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। तो एक्स जो है उसको हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पर, तो ये जमा हो जाएगा यहाँ पे आके। तो और जो परसेंटेज है इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो इतना पता चलेगा कि जब भी 100 आएगा तो उसको 15 के बाद यहाँ पे हम जब इशारिया लगा देंगे तो ये हमारा जो है परसेंटेज यहाँ से ख़त्म होके तो इशारे की सूरत में आ जाएगी। तो बहरहाल ये थोड़ा तफसील से मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर किसी को नहीं समझ तो वो ये जो इक्वेशन बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी। तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हमने 1/100 को जब 15 पे तकसीम करेंगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा 0.15। तो प्लस एक्स जो है ना वो वैसे का वैसा रहेगा, बराबर 40 वैसे का वैसा रहेगा। अब 1.115 को जब हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.15, क्योंकि ये जो 1 है ये एक को जो ज़ाहिर कर रहा है और 0.15 जो है ना वो 0.15 को ज़ाहिर कर रहा है। तो दोनों x की वैल्यू दोनों को जमा करेंगे तो 1.15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 के बराबर। इस तरह से जब x को तकसीम करेंगे तो 40 को तकसीम कर देंगे 1.15 पे, तो ये नीचे आके यहाँ पे तकसीम हो जाएगी। तो इसी तरह जो x जो है वो अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, इस इशारे को ख़त्म करेंगे, तो जब इशारे ख़त्म करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर की वैल्यू से, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 4000। तो 4000 को तकसीम करेंगे 115 पे तो इसका जवाब आ जाएगा 34.78। ये हमारी निकल आई है कीमत ख़रीद। ठीक है, ये आ गई हमारे पास कीमत ख़रीद। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कीमत ख़रीद कितनी है, उसने पूछा इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये जो कीमत ख़रीद है उस पर तो हमें 15% मुनाफा हुआ तो हमारे पास 40 जवाब आया था। लेकिन उसने पूछा है अभी 20% मुनाफा इस पर कितना होगा। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए ज़ाहिर है हम इस वैल्यू को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो जवाब आता है वो आता है 6.95। मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका जो यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया था। तो 6.95 जो है ना ये हमारा आएगा मुनाफा। ठीक है, ये आ जाएगा मुनाफा। तो ही शुड हैव सोल्ड फॉर, अब ये जो मुनाफा निकला है इसमें 34.78 में जब हम ये दोनों जमा करेंगे तो जो असल वैल्यू है वो आ जाएगी 41.73। तो इसका इसलिए 41.74 या 73 इसका जवाब, ये दुरुस्त इसका जवाब है। इसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे ताकि इसका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। मेट्रोलॉजी जो है वो किस चीज़ की साइंस है, वेदर की, अर्थ की, मेटल की या अर्थक्वेक की। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है वेदर। दोस्तों यही क्वेश्चन जो मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वेदर, यही जो है क्वेश्चन 16/11/2019 को जो असिस्टेंट डायरेक्टर रिकॉर्ड्स का पेपर हुआ है पीपीएससी के थ्रू, उसमें भी यही पूछा गया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस पेपर में भी, और ये पेपर भी इस चैनल पर मौजूद है। अगर आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को भी आप ज़रूर देखें ताकि जो है वो आपकी जो तैयारी जो बेहतर तरीके से हो सके। इसका जो लिंक है वो भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक करके मज़ीद इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल जो मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी का जो फादर हैं वो ल्यूक हार्वर्ड को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ बार बार कि जो मेट्रोलॉजी के जो फाउंडर थे, जो फादर थे वो कौन थे, वो ल्यूक हार्वर्ड थे जो 1785 से 1864 तक हयात रहे। तो दोस्तों अरिस्टोटल के मुताबिक मेट्रोलॉजी जो है वो ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो फेल फ्राम एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से ज़मीन की तरफ आ रही हो उसको कहते हैं मीटर्स। तो ये यहीं से मीटर्स से ये नाम अख्ज़ किया गया है, तो इसलिए इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। याद रखने के लिए अपने ये रखना कि ये मीटर्स से लफ्ज़ अख्र किया गया है, जो चीज़ गिर रही हो आसमान से ज़मीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है प्योर गोल्ड इज़, कितने कैरेट का होता है प्योर गोल्ड, 12 कैरेट, 14 कैरेट या 22 कैरेट या 24 कैरेट। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो प्योर गोल्ड होगा। वो किस तरह से, ये जो किरात है ये सोने की खालिसपन की नापने की एक इकाई है, और सोना जो है वो कितना खालिस है या किरात की सूरत में जांचा जाता है। मिसाल के तौर पर किरात जो है अगर 18 किरात हो किसी भी सोने के सेट में या ज्वेलरी में, तो इसका मतलब होता है कि इसमें 18 जो हिस्से हैं वो सोने के हैं और बाकी जो 6 हिस्से हैं वो तांबा है या कोई दीगर धात शामिल है उसमें। तो पूरा जो 24 किरात है वो सोना जो है ना वो काफ़ी होता है नरम, तो इस वजह से उससे ज्वेलरी बनाना ज़रा मुश्किल होती है। जैसे ये वैल्यू दी हुई है कि जो 42% किरात का गोल्ड होगा वो गुड वैल्यू का होता है,
और जो अच्छी वैल्यू होती है वो 14 कैरात की होती है। और एक्सीलेंट जो है बैलेंस हो बिटवीन स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी का वो होता है 18 कैरेट। तो पाकिस्तान में जो रूटीन है वो 18 कैरेट की है। 18 कैरेट गोल्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं सेट वगैरह में, या तो जो प्योर गोल्ड है वो जो है वो कम ही यूज़ होता है ज्वेलरी के अंदर, वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला सवाल है, द वर्ड एग्रीकल्चर शॉर्ट इज़ नाउन टू बी यूज समटाइम्स इन विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर जो है वो किस स्पोर्ट में यूज़ की जाती है टर्म? क्रिकेट में, हॉकी में, टेबल टेनिस में, या गोल्फ में? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है क्रिकेट में। उसकी वजह क्या है कि ये जो साइथिंग है, ये जिस तरह से इसकी मोशन जो चलती है इस तरह से कटाई की सूरत में फसलों में, तो जो बैट है इसमें क्रिकेट में वो भी इस एंगल से घुमाने की इसमें जो मुशाबत दी गई है, तो इस वजह से इसको कहते हैं ये एग्रीकल्चर शॉट है। सवाल नंबर 16 है, एट द इवेंट ऑफ मेराज विच इबादत बिकेम फ़र्ज। तो कौन सी इबादत फ़र्ज हुई थी मेराज की रात? फास्ट मतलब रोज़ा, 5 प्रेयर्स 5 नमाज़ें, ज़कात या जिहाद? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी 5 प्रेयर्स। दोस्तों रजब की 27वीं की जो रात है उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शरफ़ अता किया। कायनात की इस अफजल तरीन रात में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें बतौर तोहफ़ा अता की, जिनकी तादाद बाद में कम करके 5 कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन। इंटरनेट जो है वो कौन सी सदी में डेवलप हुआ? 50s में, 60s में, 70s में, 80s में? इसका दुरुस्त जवाब है 1970s में। दोस्तों इसके अलावा ये इंटरनेट के बारे में ही क्वेश्चन एक पिछले पेपर में आया हुआ था, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो विंट सर्फ जो है ना, ये इंटरनेट के फाउंडर हैं, इंटरनेट के जो फादर उनको कहा जाता है। इनका ताल्लुक़ अमेरिकन से है और ये इनके साथ बॉब खान ने मिलके ये इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया था, TCP जिसको IP कहते हैं। और इनकी जो पैदाइश है वो 23 जनवरी 1943 को हुई और ये अभी तक हयात हैं। तो मज़ीद जो है कंप्यूटर के जो MCQs अगर आपने पढ़ने हैं तो इसका जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक करके मज़ीद कंप्यूटर के जो MCQs हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो नहीं देखी, इस चैनल पर मौजूद है ये पहले से, तो इस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो इस्लाम जो है बच्चों में सबसे पहले किसने कबूल किया? हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान या हज़रत अली? तो दुरुस्त इसका जवाब है हज़रत अली। तो दोस्तों इसके अलावा जो अगर किसी और पेपर में मज़ीद भी पूछा जा सकता है कि औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, तो वो हज़रत खदीजा है। और आज़ाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कबूल किया इस्लाम, और ग़ुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है ना वो इस्लाम कबूल किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ईयर डिड कारगिल कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये 1998, 1999, 2000 एंड 2001। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 1999। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो हमारे प्रीवियस पेपर्स की जो सीरीज़ है जिस डिप्टी अकाउंटेंट की, उसमें से ही रिपीटेड है कि कारगिल कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन कब हुई? 1999 में। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये कारगिल का जो जंग थी, जो कारगिल वार थी, तो ये ज़िला कारगिल है जम्मू कश्मीर का कंट्रोल लाइन पर होने वाली एक महदूद जंग थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ी गई। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के 3 लड़ाका जो जहाज़ थे वो मार गिराए थे। इसके अलावा भारतीय फ़ौज कारगिल सेक्टर में तवाज़ुन खो बैठी थी और तकरीबन 700 से ज़ायद फ़ौजी हलाक कर दिए थे। इस जंग में भारत का बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यह जंग 2 माह 23 दिन जारी रही। इस जंग में वाज़ेह कामयाबी किसी मुल्क को ना मिल सकी, तो बाद में दोनों फ़रीक़ैन जंग बंदी पर आमादा हुए। तो अगर आपने ये क्वेश्चन भी, ये पेपर भी पढ़ना है तो इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस बार बार बताने का मकसद ये है कि आपने जितने भी मौजूद पेपर हैं इस चैनल पर वो तमाम आप देखें ताकि आपकी बेटर प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आप तमाम को देखेंगे तो आप पेपर को बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड MS ऑफिस सूट। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो प्रोडक्ट है जो MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है? MS सूट का, MS ऑफिस और MS सूट में ज़रा फ़र्क है। MS ऑफिस में ज़रा लिमिटेड है, MS सूट में और भी प्रोडक्ट शामिल हैं। तो बार बार इसमें जो फाइल मैनेजर है वो इसका हिस्सा नहीं है। तो ये तकरीबन MS ऑफिस की जो सूट में जो अवेलेबल चीज़ें थी वो यहाँ पे बता दी गई हैं। अगर आपने इसको पढ़नी है तो ये ज़रूर पढ़ लें इसको,
ताकि अगर किसी नेक्स्ट पेपर में अगर इनमें से कोई रिपीट हो जाता है तो आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन। तो लेडी फिंगर पीक है ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, चाइना में, पाकिस्तान में या इंडिया में? तो जो लेडी फिंगर पीक है ये पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों लेडी फिंगर जो पीक है ये गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिलगित का एक पहाड़ है। इस पहाड़ को बिबली माउंटेन भी कहते हैं। इसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 6000 मीटर तक है, इनके 20,000 फीट बनती है। तो ये सिलसिला जो है ये बतूरा जो है गिलगित में जो मौजूद है उसमें ये कराकरम रेंज में ये मौजूद है लेडी फिंगर। सवाल नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज इन इल्यूमिनेटिंग। तो रोशनी के लिए कौन सी गैस जो है ना वो यूज़ की जाती है? नाइट्रॉन, नियॉन, अमोनिया या मीथेन? इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है नियॉन। दोस्तों ये नहायत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर जो मुझे कभी कोई क्वेश्चन याद हुआ था तो शायद उनमें से ये एक क्वेश्चन है नियॉन। ये बार बार कोई पेपर में आता है, इसको तो आपने ध्यान में बैठा लेना कि नियॉन जो गैस है वो एलिमिनेटिंग के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कि नियॉन जो है वो ट्यूब वगैरह में यूज़ होती है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अलावा ये बरकी कुम जो जहाज़ के ऊपर जो लाइट लगी होती है उसको बीकन लाइट कहते हैं, उसमें यूज़ होती है। तो और बाकी जो गैसों के साथ है आर्गोन और नाइट्रोजन के साथ जो है ना वो तकरीबन इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़। तो पाकिस्तान का जो पहला एयरक्राफ्ट था उसको क्या कहते थे, उसका क्या नाम है? JF-7 थंडर, JF-8 थंडर, JF-9 थंडर, JF-11 थंडर? तो उसका जो दुरुस्त जवाब है JF-7 थंडर। तो दोस्तों 2003 में पाकिस्तान और चाइना का जो जॉइंट वजह था उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय। तो सत्याग्रह जो है वो किसने स्टार्ट की थी? ये एक मुहिम थी जवाहरलाल नेहरू ने, जीव शंकर ने, अनिल शेट्टी ने या मोहनदास करमचंद गांधी? तो गांधी का जो मुकम्मल नाम है वो भी अक्सर पेपर में आता है कि उसका पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। तो ये इसका दुरुस्त जवाब। ये सत्याग्रह थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या था। सत्याग्रह का जो लफ्ज़ी मतलब है, सत्या से मुराद है सच और गिरा से मुराद है उड़ाना, मतलब सच्ची बात करना या सच जो है वो बयान करना। ये एक मुहिम थी जिसे कांग्रेसी रहनुमा गांधी जी ने शुरू किया। इस मुहिम में गांधी के फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद और अवामी मज़ाहमत दोनों शामिल हैं। अंग्रेज़ों ने उस वक्त किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नील की फसल, जिसे इंडिगो प्लांट कहते हैं, उगाने पर मजबूर किया। 1915 में गांधी ने साउथ अफ्रीका से वापसी पर यह तहरीक शुरू करने का सोचा। तो उसके बाद गांधी जी ने 1915 में, 1916 में, 17 में बहुत सारे स्कूल्स बनाए। तो वहीं से इसको ज़रा मोटिवेट किया लोगों को। तो 1917 में जो है ना ये तहरीक जो है ना वो उसने सही रंग पकड़ा। सत्याग्रह जो इस्तिलाह है उसके मौजूद भी गांधी हैं। तो गांधी ने बरसीर की आज़ादी की मुहिम और जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को हकूक़ दिलाने के लिए इसका सहारा लिया। यही फ़लसफ़ा नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर और कई समाजी कारकुनों को मुतासिर कर गया। तो इस फ़लसफ़े पर अमल पैरा लोगों को सत्याग्रही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज। सेनेट के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? हबीबुल्ला खान मरवत, गुलाम इसहाक़ खान, सैयद फ़ज़ल आगा या वसीम सज्जाद? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हबीबुल्ला खान मरवत। दोस्तों हबीबुल्ला जो है वो 1973 से 1975 तक सेनेट के पहले चेयरमैन थे। उसके बाद वसीम सज्जाद जो है जिनका जिक्र ये डी पे मौजूद है, वो 1988 से 1999 तक रहे और ये सबसे लंबे अरसे तक रहने वाले चेयरमैन थे और पंजाब के अभी तक के पहले और आखिरी चेयरमैन सेनेट हैं। इसके अलावा सादिक सजनानी जो हैं ये 8वें चेयरमैन हैं जो अभी मौजूदा हैं। इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से और ये बलूचिस्तान की तरफ से लोग बलूचिस्तान के पहले जो है ना वो चेयरमैन सेनेट हैं। ये टाइमलाइन दी हुई है कि सबसे पहले ये हबीबुल्ला खान मरवत है, उसके बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान चेयरमैन रहे, फिर वसीम सज्जाद रहे और ये वसीम सज्जाद का पीरियड आप देख रहे हैं सबसे लंबा है, 88 से 99 तक रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद मियाँ सोमरू हैं, फिर फ़ारूक नायक हैं, फिर नैयर बुखारी हैं, फिर रज़ा रब्बानी हैं और फिर 8वें नंबर पे हैं सादिक संजरानी। फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज पेंटेड बाय एन इटालियन आर्टिस्ट। तो जो मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा वो कौन से इटालियन आर्टिस्ट ने पेंट की थी? पिकासो ने, लियोनार्डो डी विंसी ने या माइकल एंजेलो ने या नन ऑफ दीज? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी, लियोनार्डो डी विंसी ने इसको पेंट किया था। ये मशहूर पेंटिंग जिसकी मुस्कुराहट में लोगों को मोह लेने की खूबी है। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के मशहूर अजायब घर लोवोग में रखी है जो फ्रांसीसी दारुल पेरिस में वाक़ है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो कहाँ पे मौजूद है।
जो ये पेरिस में उसके जो अजायब घर है पेरिस का लोवोग, उसमें मौजूद है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को 1503 से 1506 तक के दरमियान तैयार किया गया। ताहम ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो डी विंसी ने इसको 1507 तक इस पर काम किया। अमिकस क्यूरी क्या कहते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पेपरों में आया हुआ है, पिछले पेपर्स की वीडियो में भी ये मौजूद है। द मोस्ट एक्सपेंसिव लायर, एमिनेंट जूरिस्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड एडवाइज़र, नन ऑफ दीज। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये एक लैटिन टर्म है, अमिकस क्यूरी, इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर है सवाल नंबर 28, टू कैरी कोल टू न्यू कैसल के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। बुरे को उसके घर पहुंचाना, मुश्किल तरीन काम करना, बिल्ली का घर वापस आना, या उल्टे बांस बरेली को। तो ये कैरी कोल टू न्यू कैसल जो है इसका मतलब है मुश्किल तरीन काम करना। सवाल नंबर 29 है, अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बिना पर पसंद किया उनमें से अहम तरीन सिफ़त ये है कि शाहीन परिंदों का बादशाह है, फ़िज़ा में शिकार करता है, बुलंद परवाज़ है, यह कई कई दिन भूखा रह सकता है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी, बुलंद परवाज़ की बिना पर अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन की सिफ़ात बयान की। तो बुलंद परवाज़ की वजह से अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन की जो सिफ़ात को पसंद किया। ये सारी इसकी सिफ़ात हैं, तो इसमें से जो पसंद की गई वो बुलंद परवाज़ है। सवाल नंबर 30 है, मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का असल उन्वान है। तो उसका जो असल उन्वान था वो क्या था, उसका ऑप्शन है ए, मदुजज़ा इस्लाम। उर्दू शायरी में मौलाना हाली का आला तरीन कारनामा इनकी तवील नज़म मदुजज़ा इस्लाम है, जो आम तौर पर मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है। मुसद्दस हाली एक ऐसी नज़म है जिसमें मुसलमानों के माजी के तारीख़ी वाक़यात की झलकियों का अक्स मिलता है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हिंदुस्तान में उर्दू के नामवर शायर और नक़ाद गुज़रे हैं। हाली 1837 में इनमें पानीपत में पैदा हुए और 1914 में इनकी वफ़ात हुई। पानीपत में ही इनकी वफ़ात हुई। इसके अलावा जो हाली की जो मशहूर बुक्स हैं उनमें से तिरयाक़ मसमूम, तिबक़ातुल अर्ज़, मुसद्दस हाली, हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब और मुक़दमा शेर व शायरी। तो ये कुछ बुक्स हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो मशहूर तरीन बुक्स हैं उनमें से कुछ आपके सामने दी गई हैं ताकि आप इनको भी याद कर सकें। सवाल नंबर 31 है, मुग़ल दौर में किस ज़ुबान को दरबारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था? उर्दू, हिंदी, फ़ारसी या संस्कृत? तो फ़ारसी को जो है वो दरबारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था। उसकी क्या वजह थी? फ़ारसी जो है ये मुग़ल सल्तनत की सरकारी ज़ुबान थी, क्योंकि पहला मुग़ल बादशाह बाबर अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में आया था। तो उस वक्त ईरान की जो मादरी ज़ुबान थी फ़ारसी, वो तकरीबन काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान तक फैल चुकी थी। इस वजह से उसका जो इम्पैक्ट था अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से जो मुग़ल दौर में जो फ़ारसी को ही दरबारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था। सवाल नंबर 32 है, ज़रबुल मिसाल मुकम्मल कीजिए। सुबह, बनारस, शाम, कश्मीर, आगरा, पंजाब या ओद? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ओद। सुबह, बनारस, शाम, ओद। सवाल नंबर 33 है, टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी का मुसन्निफ़ का नाम बताएं। मन्नू भाई, अमजद इस्लाम अमजद, डॉक्टर अनवर सज्जाद, हसीना मोइन। तो मन्नू भाई जो है ना इसका दुरुस्त ऑप्शन है। मन्नू भाई की जो पैदाइश है वो 6 फरवरी 1933 को हुई और इनकी जो वफ़ात है वो 19 जनवरी 2018 में हुई। मन्नू भाई वज़ीराबाद में पैदा हुए थे और लाहौर में इनकी वफ़ात हुई है। पाकिस्तान के मशहूर कॉलम नवीस, मुसन्निफ़ और ड्रामा निगार थे। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। इनका सबसे मशहूर ड्रामा सोना चांदी 2007 में इन्हें सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। मन्नू भाई के कुछ अशार हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं। पंजाबी के अशार हैं, पता नहीं अब आपको समझ आए कि नहीं। ओ भी खूब दिहाड़े सन, भुख लगदी सी मंग लैंदे सां, मिल जांदा सी खा लैंदे सां, नहीं सी मिलदा ते रो पैंदे सां, रोंदे रोंदे सो रहिंदे सां। तो ये यहाँ पे ना ये बचपन का जिक्र हुआ है। तो बचपन में जो है ना वो क्या दिन थे कि भूख लगती थी तो मांग लेते थे, अगर मिल जाता तो खा लेते थे, अगर नहीं मिलता तो रो पड़ते थे और रोते रोते सो पड़ते थे। तो अगला जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए भी खूब दिहाड़े ने, भुख लगदी है मंग नहीं सकदे, मिलदा है ते खा नहीं सकदे, नहीं मिलदा ते रो नहीं सकदे, ना रोइए ते सो नहीं सकते। तो यहाँ से जो है ना वो फिर बुढ़ापे की ज़िंदगी का अक्स बताया गया है कि अब जब भूख लगती है तो हम मांग नहीं सकते,
और जो मिलता है तो वो खा नहीं सकते, और अगर नहीं मिलता तो वो रो नहीं सकते, और अगर रो नहीं सकते तो सो नहीं सकते। तो बहरहाल बहुत ही प्यारे जो है ना ये अल्फाज है मन्नू भाई के। सवाल नंबर 34, उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़ कौन थे? कलीमुद्दीन, डॉक्टर इबादत बरेलवी, मसूद हसन रिजवी या डॉक्टर रऊफ़? तो कलीमुद्दीन जो है ना ये उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़ थे। कलीमुद्दीन जो है ना ये उर्दू ज़ुबान दो के मशहूर नक़ाद में शामिल हैं। इनकी पैदाइश 15 सितंबर 1909 को हुई, और ये कलीमुद्दीन का जो इंतकाल हुआ 1983 में हुआ। इनकी खिदमात के लिए इन्हें भारत सरकार ने 1981 में पद्म श्री जो अवार्ड है भारत का वो दिया था। कलीमुद्दीन की शोहरत का बड़ा दारोमदार उनका मुतनाज़ा तनकीदी ड्रामा उर्दू शायरी पर एक नज़र थी, तो जो 1940 में शाया हुआ। सवाल नंबर 35 है, प्रोज एंड कॉन्स के इडियम का मतलब बताएं। इसका मतलब है मुवाफिक व खिलाफ बातें। तो प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो अक्सर किसी भी ऐसे में इंग्लिश के एंड में जो कंक्लूजन निकालते हैं वो प्रोज एंड कॉन्स की सूरत में निकालते हैं। सवाल नंबर 36 है, दर्ज झैल में से कौन सर सैयद के रुफ़क़ा में से थे? तो रुफ़क़ा में से अल्ताफ़ हुसैन अली, मोमिन खान मोमिन, साहिर लुधियानवी, या इनमें से कोई नहीं? तो ए उसका दुरुस्त ऑप्शन है, अल्ताफ़ हुसैन अली सर सैयद के रुफ़क़ा में से थे। हाल ही के मुतल्लिक़ सर सैयद अहमद की एक बड़ी मशहूर बात है जो मुसद्दस हाल ही के बारे में कही थी, बेशक मैं इसका मुहर्रिक हुआ हूँ और इसको मैं अपने आमाल हुस्ना में से समझता हूँ कि जब खुदा पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया, मैं कहूँगा हाल ही से मुसद्दस हाली लिखवा कर लाया हूँ और कुछ नहीं। सवाल नंबर 37 है, रात दिन एक करना से क्या मुराद है? सख्त मेहनत करना, रात को घर में ज़्यादा रोशनी करना, दिन का सोते रहना, रात को जागते रहना। तो इसका जो दोस्त ऑप्शन है वो है सख्त मेहनत करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि आपकी राय से मैं मज़ीद इन वीडियोस में बेहतरी ला सकूं। तो इस चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहें, इसी तरह से आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप जैसे जैसे इन वीडियोस को देखते रहेंगे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।